अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणीयता। ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस एलिमेंट की मॉलिक्यूलर स्टेट में कोवैलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को मेजर करती है। वही कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे बच्चों कि किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, जब एलिमेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो उस मॉलिक्यूल में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर स्टेट। यही डिफाइन किया है कि इट मेजर्स ऑफ द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the covalent bond toward itself. Thus, it measures nuclear attraction power of atom or ion in molecule. समझ गए बच्चों कि जब कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल बना लेता है तो उस मॉलिक्यूलर स्टेट में एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधा सा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मेजर कर रही है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर, कि वो न्यूक्लियस, उसका जो एलिमेंट का न्यूक्लियस है एटॉमिक स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कितना अट्रैक्ट करता है। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें क्या नेचर होगा, कि वो पोलर होगा, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक होगा, किस तरह का नेचर रखेगा ये बॉन्ड, इसको कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज ये दो एटम है, ये है ए और ये क्या है? बी। अब ऐसे में अगर हम ये कहें और ऐसे मान लें ये H है और ये क्या है? Cl, तो ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको दोनों एटम के न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन कम अट्रैक्ट करता है? तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर होगी, वो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज यहां पर क्लोरीन है और ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है जबकि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है। ऐसे में इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी और हम ये कहेंगे कि Cl में माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है, अब ये कैसे नेचर का हो गया? पोलर बॉन्ड। अब सपोज हम ये कहें कि H और H जुड़े हैं दोनों, या Cl और Cl जुड़े हैं, तो दोनों की अट्रैक्शन पावर जब बराबर होगी तो कोई भी एटम ना तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा और ना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो पार्शियल चार्ज आता है ये तभी आता है जब दो अलग अलग एलिमेंट्स हों, दोनों की न्यूक्लियर पावर, अट्रैक्शन पावर अलग अलग हो, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हमेशा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और ऐसे में उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरी स्पीसीज जो कि कम इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन रखती है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HCl जैसा मॉलिक्यूल था, इस तरह से बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पहचाने कि किसकी ज्यादा है, किसकी कम है।
क्या ऑर्डर होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऋण विद्युतता, देखो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर मींस उसके न्यूक्लियस में उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, वह उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर रखेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ध्यान रखें, एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन है, क्या उसमें निगेटिव चार्ज है, क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इन सब पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाई बढ़ाई जा सकती है एक ही एलिमेंट में। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, S परसेंटेज कैरेक्टर, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, उनमें अगर आपको बताना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ध्यान रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में S का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, मींस S ऑर्बिटल का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp में s और p 50-50% है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां होगी, जहां पर एलिमेंट sp हाइब्रिड स्टेट में है। इसी तरह से sp2 में थोड़ा और कम हो जाएगी, sp3 में और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि s परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपनी न्यूट्रल स्टेट से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? निगेटिव चार्ज। अगर एलिमेंट में निगेटिव चार्ज आता है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर से आप और इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो उतना फिर अट्रैक्शन पावर नहीं रखता। एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ी साइज हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम हो जाता है। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट, अगर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आता है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट से न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कम हो जाएगा। ऐसे में बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इतना सा पॉइंट याद रखना है। इस बेस पर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए जाएं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना दिया जाए, पहचान जाओगे आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आप कोई भी एटम में देखते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस तरह से Sn है, तो आप इन सब में जो है पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में, तो साइज बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में आप देखोगे कहीं कहीं नीचे जाके ज्यादा हो गई है। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि साइज जिस लेवल पर बढ़नी चाहिए, अगर उस लेवल पर साइज नहीं बढ़ती, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। पी ब्लॉक में कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी 3-3 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी बनी रहती है, ठीक है। तो ग्रुप में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्यों? क्योंकि जिस लेवल से प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं उस लेवल से अगर एटॉमिक साइज ना बढ़े तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी थी वहां पर इंक्रीज हो जाती है। तो नेगेटिव चार्ज के एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इस तरह से। तो हम यहां देखें कि ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है। पूरे पीरियड में हर एक ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो प्लस की ज्यादा होगी Cl, और फिर इस तरह से कि जो प्लस है कैटायन है उसके न्यूट्रल एटम से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो कम हो जाएगी। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। यहां नेगेटिव चार्ज की बात करें -1/2, -1, -2, तो -1/2। और अगर आप चले जाए, अगर कहीं पर ऑक्सीजन का जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि F2O2+1, इससे ज्यादा हो जाएगी F2O+2, तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। प्लस माइनस में तो माइनस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? माइनस चार्ज के साथ डिक्रीज होती है, पॉजिटिव चार्ज के साथ बढ़ती है। सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो एलिमेंट की न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर को बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ा दे, सीधा सा है
उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एस परसेंटेज कैरेक्टर के बेस पर देखो आप, यहां लिखा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहां पर क्या है? sp2। यहां पर क्या है? sp। s परसेंटेज कैरेक्टर 25% होगा, यहां 33% होगा, यहां 50% होगा। मतलब आपको ये देखना है कि s कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। चार में से एक ही है तो 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कार्बन की देखें तो 2.5, 2.75, 3.25, जो कि नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि जो एथाइन है उनके जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं उनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो ये प्रोटॉन निकाल देता है और इस तरह से एथाइन में एसिडिटी आ जाती है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए CH3 माइनस, ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल है और CH3 पॉजिटिव चार्ज है, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? तो हम देखेंगे ऐसा चलेगी। किसकी? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है? फ्लोरीन की। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसके वेरिएशन की बात करें, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम अप टू डाउन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। साइज जब इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर डिक्रीज होगी। मींस अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें या लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी बात करें तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जैसे आप देखोगे 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7 इस तरह से होती जाती है। और अगर आप पीरियड की बात करें, ठीक है, तो पीरियड में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ गए ना? यहां देखो आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। तो पीरियड में ये बढ़ती है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक इनमें पूछी जाती है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तो सीधा सा है कि ग्रुप में ये डिक्रीज होती है और पीरियड में ये इंक्रीज होती है। अब हम आ जाते हैं किसमें? डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में अगर आप इस तरह से चलेंगे सीरीज में तो सीरीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफर नहीं होती। रीजन ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो सीरीज में साइज है ना वो लगभग बराबर सी बनी रहती है। ऐसा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं आता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा बढ़ती जाती है क्योंकि साइज तो बढ़ नहीं रही, केवल प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि सीरीज में चाहे वो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में चले चाहे डी ब्लॉक में, हम इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे चले अगर हम डी ब्लॉक में एक सीरीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी सीरीज, तो आप देखते हैं कि प्रोटॉन्स 18 या 32 तो बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज एकदम से 18 या 32 बढ़ जाता है एक सीरीज से दूसरी सीरीज जाने में, लेकिन साइज में कोई मेजरेबल चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। लगभग सेकंड और थर्ड सीरीज में तो एटॉमिक साइज बिल्कुल बराबर बनी रहती। और यही रीजन है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में चले तो जहां घटनी थी वहां पर उल्टा बढ़ जाती है। तो ऊपर से नीचे चलोगे तो फोर्थ बी से लेके और कहां तक जिंक ग्रुप तक आप जाओगे तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
फर्स्ट से सेकंड सीरीज में थोड़ा सा डिक्रीज होगी, लेकिन सेकंड से थर्ड में बिल्कुल वही बनी है, बल्कि ज़्यादा हो जाती है। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर सील्डिंग इफेक्ट, ये सारे फैक्टर मिलके इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखने के, कि किस बेस पर आप पहचाने किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो आप इसी बेस पर कई बार कंपाउंड दे दिए जाते हैं कि किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से कंपाउंड दे रखे हैं, यही लिखा है जैसे MnO, Mn2, ओके, यहां पर कि ये लिखा है MnO, Mn2O3, MnO2, ठीक है, Mn2O7, तो यहां +2 है, यहां +3 है, यहां +4 है, यहां +7 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी किसकी? Mn2। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से सीधा सा है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम इन कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल। समझ गए ना? इस तरह से। अब कई बार कोवैलेंट नेचर की बात आ जाती है, तो ध्यान रखें कि कोवैलेंट नेचर इन कंपाउंड, ठीक है, अगर हमें किसी के कोवैलेंट नेचर के बारे में बात करनी है कि उसमें कोवैलेंट नेचर कम होगा या ज्यादा, तो ध्यान रखें डेल्टा En पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो उसमें कोवैलेंट नेचर कम हो जाएगा। मींस हम यहां ये कह सकते हैं नॉन पोलर नेचर इन बॉन्ड, ठीक है, कि बॉन्ड में नॉन पोलर नेचर ज्यादा होगा या कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को याद रखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो कोवैलेंट नेचर या नॉन पोलर नेचर ज्यादा होगा, और अगर आपसे पोलर नेचर की बात की गई हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी En, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ही ज्यादा पोलर नेचर होता है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि ये है HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा पोलर नेचर किसका होगा? तो हम ऐसा देखेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि यहां का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 4 - 2.1 है, जबकि यहां 3 - 2.1 आएगा, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ऐसे में ये पोलर ज्यादा होगा। जस्ट ऐसा ही आप यहां देखो कि ये है C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड F। आपसे कहा जाए कि पोलर नेचर का ऑर्डर क्या है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा होगा? पोलर नेचर का, बॉन्ड के पोलर नेचर का। क्यों? क्योंकि यहां बिल्कुल, और नॉन पोलर नेचर की बात करें या कोवैलेंट नेचर सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। इनमें आयनिक नेचर, यहां ध्यान रखें आयनिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कोवैलेंट नेचर का, तो ये कोवैलेंट नेचर का होगा, नॉन पोलर नेचर का ऑर्डर आएगा इस तरह से। तो बहुत सारी अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, पोलर नेचर, परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर निकालने का, ठीक है, इस तरह से। और ध्यान रखें कि जो आपके थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, या मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा En। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा कंपाउंड उतना ही ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड थर्मली स्टेबल होगा। मींस अगर हम ये कहें HF, HCl, HBr और HI, तो ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। ऐसे ही C, अगर हम ये कहें CC बॉन्ड है, CN बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ता जाएगा, पोलर नेचर बढ़ेगा, पोलर नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, बॉन्ड में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गए ना? इस तरह से। तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो है
वो सॉरी स्टेबिलिटीज पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे, एसिडिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन है, ये सब किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। नेगेटिव चार्ज जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आएगा वह एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो आप यहां पर दे दिया जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब यहां देखो, जैसे लिखा है CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड ये माइनस। अब आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, तो ध्यान रखें कि नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है वो कार्बन आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मींस अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये आएगी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बात करें, ठीक है, कैटायन स्टेबिलिटी, तो ये जो है डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मींस अगर हम ये कहें CH3 CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, तो ये स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां S परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे। तो जितना ज्यादा S परसेंटेज कैरेक्टर, जितनी ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन आएगा उतना ज्यादा स्टेबल। कार्ब कैटायन बिल्कुल उल्टा याद रखना है। ऐसे ही आप देखोगे मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर समझ में आते हैं। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में, जो हमें केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है या आगे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज वहां पर हमें दिखेगा। तो देखो, सबसे पहला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कंपाउंड। मींस कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कैसा भी कंपाउंड है, हमें उसमें ये पता लगाना है कि उसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो इसका एक रिलेशन दिया गया है और इसको बोला जाता है हेनी स्मिथ रिलेशन। ये रिलेशन है 16xa माइनस xb प्लस 3.5 xa माइनस xb का स्क्वायर। यहां पर xa मींस ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ऋण विद्युता है बच्चों यहां पर, और xb है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। xa और xb का जो डिफरेंस है वो अगर जीरो है, जैसे कि N2Cl2Br2O2F2, तब ऐसे में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जीरो आएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा बच्चों? 100%। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर करना। समझ गए? तो जब आयनिक कैरेक्टर ही जीरो है तो कोवेलेंट कैरेक्टर 100% होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर, प्योर कोवेलेंट। कैसे होंगे? नॉन पोलर, प्योर कोवेलेंट। दूसरा है कि XA और XB का जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है ना बहुत कम, लेकिन डिफरेंस है। तो ऐसे में मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होगा और उसमें जो आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर है, ठीक है, आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वो कैसा होगा? लेस देन कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब 100% कोवेलेंट कैरेक्टर्स तो नहीं होगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे मान लो HCl का निकालोगे तो लगभग 70% आयनिक कैरेक्टर आता है। ओके, कर सकते हैं आप इसका एक एग्जांपल, अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि XA-XB का डिफरेंस अगर 2.1 के आसपास है तो उसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर और 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। समझ गए ना कि अगर ये डिफरेंस इतने का आ रहा है तो उसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा और 50% आयनिक कैरेक्टर। और अगर ये डिफरेंस ज्यादा है 2.1 का, तो ध्यान रखें आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50%।
50% आयनिक कैरेक्टर से कहीं ज्यादा आएगा। इस बेस पर हम किसी भी कंपाउंड के पर्टिकुलर बॉन्ड में या उस कंपाउंड में पोलर नेचर बता सकते हैं, नॉन पोलर नेचर बता सकते हैं या कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोएटॉमिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं शुमाकर स्टीफनसन रिलेशन। तो अगर दो एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तब तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, समझ गए ना। मींस ये दो एटम जुड़े हैं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लेंगे DAB, ये सपोज A है और ये है B, और यहाँ RA ये हो गया RB, तो ये क्या है RA। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तब तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोथ एटम। बट अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तब ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती जाएगी। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सीधा सा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर जो बॉन्ड लेंथ है या न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, और तीसरा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपको दे रखा है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी है, तो ये फॉर्मूला होता है किलो कैलोरी पर मोल में XA - XB का स्क्वायर इनटू 100। एक जनरल एप्लीकेशन है, एवरेज रूप से अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एनर्जी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट और भी देखो मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कहां इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। किन बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर हम किसी ऑक्साइड में एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा रुकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता हो, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। पहला है जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो सपोज ये जो है ये कोई एलिमेंट है और ये है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये डिफरेंस 2.3 या इससे कहीं ज्यादा है, तो ऑक्साइड में कैसा होगा, बेसिक नेचर, क्षारीय गुण होगा बच्चों। अगर ये डिफरेंस 2.1 से लेकर 2.3 के बीच का है, तो पहले एम्फोटेरिक फिर एसिडिक नेचर आने लगेगा, और अगर ये डिफरेंस इससे कम है 2.3 का, तो उसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर आ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं Na2 2.6 जो इससे ज्यादा है, बेसिक नेचर, ऐसे ही ये है बेसिक नेचर 2.3 के आसपास या उसके ज्यादा हो। Al2O3 2.1 से लेके यहां तक का तो आप देखते हैं एम्फोटेरिक नेचर, बाकी यहां का डिफरेंस आप देख रहे हैं 2.3 से कम है, तो ये सब के सब एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अगर आपको ऑक्सो एसिड्स की बात की गई हो, ऑक्सो एसिड्स का मतलब है जिनमें जो OH ग्रुप है और OH का H एसिडिक होता है, जैसे H2SO4, H3PO4, HClO4, इस तरह के जो आप इन P ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का ध्यान रखना है कि अगर AOH का डिफरेंस ये है 2.3 या इससे ज्यादा का है, तो वो बेसिक नेचर का होगा। इस डिफरेंस यही है तो एम्फोटेरिक है, और इससे कम है तो फिर एसिडिक नेचर। जैसे NaOH, MgOH बेसिक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे इससे ज्यादा आएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल एल्युमिनियम ऑक्साइड के जैसा ही 2.1 का डिफरेंस रखता है। इनमें आप देखोगे ये 2.1 से कम है, और यही रीजन है कि क्लोरीन हैलोजन तक चले जाओगे तो बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड या ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर भी बताता है। और चीजें ध्यान रखनी है आपको, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जितना ज्यादा आयोनिक नेचर होता है कंपाउंड में, उतना ही ज्यादा वो थर्मली स्टेबल होता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात की गई है, तो ऐसे ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा डिफरेंस, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबल। और यही रीजन है कि आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड इन थर्मल कंडीशन।
और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब किस पे डिपेंड करती हैं? आयनिक नेचर पर। ज्यादा आयनिक नेचर मींस ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये सब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और यही रीजन है कि S ब्लॉक हो या P ब्लॉक हो या D हो या F हो, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं या किसी भी तरह से लेफ्ट टू राइट कहीं भी चलते हैं, अगर उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो, तो ऐसे में थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब डिक्रीज होते हैं। लेकिन आयनिक कैरेक्टर अगर आप ऊपर से नीचे चलें, चाहे वो हैलाइड हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट, अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं किसी भी ग्रुप में, तो उनमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण ही उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके। ओके, अब देखो बच्चों, अब ये हैं दो क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से हैं, जो मैंने आपको रिलेशन बताए उन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर 3.0 एंड 1.0 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन AB। समझ गए ना? तो देखो बच्चों, XA दे रखा है हमें 3.0, XB की वैल्यू है 1.0। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 16XA माइनस XB, ओके, प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 इंटू इनका डिफरेंस कितना हो गया, देखो XA माइनस XB मतलब 3.0 माइनस 1.0 तो 2, तो यहाँ आ गया 2 प्लस 3.5 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 32 प्लस 3.5 इंटू 4। ये देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 4, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 32 प्लस 14, तो ये हो गया 46%। तो ये तो था हमारा क्या, आयनिक कैरेक्टर। आपसे पूछा गया था कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये हो गया 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है 46, तो ये आ जाएगा 56%। मींस AB जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 56%। ओके, यहां तक आप समझ गए, बिल्कुल इजी था ये। तो जस्ट ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पर्टिकुलर एलिमेंट बता दिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहां पर है XH 2.1, XCl है 3.0। हम क्या करेंगे, XCl माइनस XH लेंगे, 3.0 माइनस 2.1 कितना आ गया, 0.9। अब आपको तीन कैलकुलेशन करनी है, आयनिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ और एक और बता दो, ठीक है, और आप फॉर्मेशन एंथैल्पी भी किलो कैलोरी पर मोल में निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, तो देखो क्या हो जाएगा, 16 XCl माइनस XH प्लस 3.5 XCl XH का स्क्वायर, तो ये हो गया 16.9 प्लस 3.5.9 का स्क्वायर। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 0.9, तो ये तो आ गया 14.4 प्लस, ठीक है, और ये हो गया 0.9 इंटू 0.9 और इंटू 3.5, तो हो गया 2. ठीक है, तो ये हो गया 0.9 हुआ ना डिफरेंस। ओके, तो 0.9 इंटू 0.9, 0.81 इंटू 3.5, 2.83, ओके 5। और इस तरह से परसेंटेज कैरेक्टर जो आया इसका, ये आ गया 17.23%। तो ये क्या आ गया इसका, कोवेलेंट आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर। फिर पूछा गया बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो RCl RH की बॉन्ड लेंथ तो हम लिखेंगे RCl प्लस RH माइनस 0.09 XA माइनस XB। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। देखो Cl की बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस है 0.99 प्लस H की कितनी है
0.37 माइनस 0.09, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 0.9 का डिफरेंस। तो ये लगभग 1.27 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी। इस तरह से आपने HCl, आपसे कहा जाए फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ HCl, तो अभी आपने देखा था ये था हमारे पास 100 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी किसी भी की और इनटू 100, तो आपको यहाँ पता है कि ये है और 0.9 का स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, तो ये आ जाएगी आपकी इसकी किलो कैलोरी पर मोल में HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट की ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें बोलते हैं स्केल्स। पहली है मुलिकन स्केल, दूसरा है अलार्ड-राशो मेथड और तीसरा है पाउलिंग स्केल। तो देखो मुलिकन स्केल में ये रिलेशन होता है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी वैल्यू है उसके एवरेज के बराबर होगी। यहां पर दोनों किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर आप इसको किलो कैलोरी पर मोल में ले रहे हैं ये दोनों, तो फिर ये लगेगा 2 इंटू 62.5 से डिवाइड करना है, और अगर ये किलो जूल पर मोल में है तो फिर ये लगता है रिलेशन। एक्सएम से जो वैल्यू आती है, ये जो मोलिकुलर स्केल से एलिमेंट की क्या आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो परफेक्ट नहीं होती। उसको फिर पाउलिंग स्केल में अगर चेंज करना है, पाउलिंग स्केल से मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कुछ एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो xp होता है फिर xm को 2.8 से डिवाइड करना है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि xp ip प्लस ea अपॉन 5.6, इससे भी कैलकुलेट कर सकते। वही हुआ 2.8 और 2, तो यही हो गया ना 5.6। फिर है अलार्ड-राशो मेथड। अलार्ड-राशो मेथड में Z इफेक्टिव का यूज होता है, कोवेलेंट रेडियस, यहां पर Z ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो होगी उसका, और R जो है यहां पर है कोवेलेंट रेडियस, किसमें होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो इससे हम अलार्ड-राशो मेथड से भी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। पाउलिंग स्केल का रिलेशन ये है, XA माइनस XB मींस A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की, ध्यान रखें यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर ये रिलेशन है 0.208 रूट डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालें, तो ये होगा A, मतलब ये है AB बॉन्ड एनर्जी माइनस रूट A और B की बॉन्ड एनर्जी। यहां पर बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए, तब ये रिलेशन लगेगा। अगर किलो जूल पर मोल में है तो फिर ये रिलेशन लगेगा। बस यहां न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी फिर वही सब रिलेशन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, H बॉन्ड एनर्जी है 104.2 किलोकैलोरी, फ्लोरीन की है 36.6 और HF की ये है। अगर हमें XH दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगी। तो ये हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, पाउलिंग स्केल से। जैसे ही आपको ये एनर्जीज दे रखी हैं किलो कैलोरी पर मोल में, आपको ध्यान रखना है कौन सा रिलेशन लगा देना है, पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल का जो कि आपको रिलेशन अभी मैंने बता दिया आपको, उस पाउलिंग स्केल का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये होगा XA, मतलब यहां पर हो गई फ्लोरीन माइनस XH 0.208 रूट डेल्टा। अब रूट डेल्टा इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, तो यहां पर हो जाएगा EHF माइनस, फिर यहां आ जाएंगे EH2 इंटू EF2। इसको सॉल्व करना है। जब आप ये वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपके पास अब जो रिलेशन आएगा, तो यहां पर आपको दे रखा है HF की, देखो कितनी है 134.6 माइनस, अब यहां रूट में ला जाए, और यहां पर आपके पास XF निकाली है, ये है 2.1। यहां पर देखो आप H2 की कितनी है 10, ठीक है 4.2 इंटू, और ये है 36.6।
अब ये जब सब पूरा सॉल्व करोगे तो एक्स एफ जो कैलकुलेट करने पे निकल के आएगी आंसर, मैं बता दूं इसका, बाकी आप खुद ही करेंगे, 3.76 जो कि 4 के आसपास की वैल्यू है। इस तरह से कैलकुलेट करें। ओके, तो यहाँ तक नोट करो। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन के लिए आईपी है 17.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया है XF क्या होगा। आपको इसमें XM और XP दोनों में कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहां पर आ जाए, हमें फ्लोरीन का IP की वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है 17.42 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है 3.45, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये दोनों। तो जब आप XM निकालोगे फ्लोरीन का तो आप लिखेंगे 17.42 प्लस 3.45 अपॉन में किससे डिवाइड करोगे 2 से, समझ गए ना। तो ये वैल्यू तो आएगी XM, और जब आप XP में चेंज करोगे तो आप इसी को लिखोगे 42 प्लस 3.45 अपॉन 2 इंटू 2.8, इससे सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्व करने पर आ रही है 3.72। इसको भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये तो मूलिकन स्केल से सॉल्व हो। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, बहुत इजी कोई, तो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, पूछा है फ्लोरीन की, तो आप पाउलिंग स्केल से ही निकालोगे, मतलब पाउलिंग स्केल वाला ही इक्वेशन यूज करोगे जो कि XM को XP में चेंज करता है। फिर है SI की रेडियस दे रखी है, सिलिकॉन की रेडियस है 1.75 एंगस्ट्रॉम। पूछा गया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो अभी आपने देखा था कि अलार्ड रेशो जो आपने देखी थी कि जो अलार्ड रेशो मेथड है, ठीक है, SI के लिए अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये रिलेशन जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। क्या है उसका 0.359 into ZEF upon R square plus 0.744, ये रिलेशन यूज करते हैं आप। अब यहां पर देखो Z इफेक्टिव और R तो डायरेक्ट दे रखा है, R कितना है देखो यहां पर है 1.175 एंगस्ट्रॉम, हमें यहां एंगस्ट्रॉम में Z इफेक्टिव कैसे निकालना है SI का। तो देखो SI का एटॉमिक नंबर है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये है n, ये है n-1 और ये है n-2। तो यहां पर हम लिखेंगे 14 माइनस, यहां ध्यान रखें कि पूरे ऑर्बिट का ही हमें Z इफेक्टिव निकालना होता है, तो हम यहां टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 into 0.35, n इलेक्ट्रॉन के पर इलेक्ट्रॉन के लिए Z जो सिग्मा यूज होता है 0.35 प्लस 2 और ये हो गया 8 into 0.85 प्लस 2 into 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये है 3.8, क्या आ गई 3.8। बस अब आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहां पर आपको XI = 0.359 into 3.8 upon 1.175 का स्क्वायर प्लस 0.744। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है 1.73। समझ गए ना, इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि IP ऑफ लिथियम इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया है कि इस पूरी प्रोसेस में Li और Cl मिलकर अगर Li प्लस और Cl माइनस बनना है, इसमें कोई आयोनाइक अट्रैक्शन नहीं है, लैटिस एनर्जी कंसीडर नहीं करनी, तो इसमें कितना डेल्टा H होगा। तो ध्यान से देखिए आप कि लिथियम गैस से लिथियम प्लस, तो यहां पर जो एनर्जी लग रही है वो है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये लिथियम का चेंज हो गया गैस, मींस यहां पर डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा है कि Cl यहां पर गैस है प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl माइनस, तो ध्यान रखें कि डेल्टा H इक्वल टू माइनस E लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl माइनस से Cl बनने में एनर्जी चेंज E लिखा जाता है, तो इसका ये डेल्टा H1 हो गया, ये क्या हो गया H1।
तो यहां पर डेल्टा H2 देखो कितना लिखा है, डेल्टा H2 इक्वल टू हम EA की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एनर्जी Cl माइनस से Cl में चेंज होगी तो जो एनर्जी लगेगी वो है EA जो पॉजिटिव लिखी जाएगी, जब उल्टा लिखे तो नेगेटिव। तो हमें डेल्टा H इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो एनर्जी लगी 5.4, निकली 3.6 पर एटम के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, और फिर से किसमें चेंज, जो भी ये डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ गया आपके पास, इसको किसमें चेंज कर देना है फिर आपको, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तो आ गया आपके पास, कितना आ गया देखो आप 14 में से ये तो हो गया 8 और 1, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको किलो कैलोरी में, अगर आप इसे किलो कैलोरी पर मोल में चेंज करना चाहें तो आप लिखेंगे 1.8 इनटू, अभी आपको एक रिलेशन बताया था 23.06, यहां पर तो ये लिखेंगे 23.06, तो अब ये चेंज हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से इस प्रोसेस का मतलब टोटल Li प्लस Cl से Li प्लस Cl बनने का जो डेल्टा H है वो इतना हो जाएगा। इसमें हमें लैटिस एनर्जी को कंसीडर नहीं करना, केवल प्लस माइनस बनने तक की एनर्जी। तो देखो सीधा सा लिथियम के बनने में कितनी एनर्जी लगी और क्लोराइड आयन बनने में कितनी निकली, दोनों को जोड़ दोगे, एक में लगी एक में निकली, तो आपका वैल्यू आ गया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर इसका देखो आप आंसर, ये जो क्वेश्चन है के एफ ये बना है, इसमें इन्होंने डेल्टा एच दे रखा है, तो सीधा सा है कि एल आई सॉरी यहां पर था आपके पास के से के प्लस बनने का, डेल्टा एच वन ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। आईपी दे रखा है के से, तो ये है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एफ से एफ माइनस का डेल्टा एच टू ये आपको कैलकुलेट करना है, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां पर एफ, अब यहां पर आपको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, तो डेल्टा एच किसमें दे रखा है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये किलो कैलोरी, तो या तो आप इसे किलो कैलोरी पर मोल से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 23.06 किलो कैलोरी पर मोल से इस तरह से चेंज कर लें, ठीक है। किलो कैलोरी पर मोल ये है पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां पर आप रखते हैं 4.3 प्लस डेल्टा H2, जो डेल्टा H2 आएगा उसकी निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, जो कि ये कितना आ जाएगा, तो ये जो है अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो EA जो है ये आ रहा है -3.8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले डेल्टा H ये आएगा तो आपको EA लिखना है तो -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए ना। इस तरह से मतलब डेल्टा H जो निकलेगा उसका निगेटिव वैल्यू में आपको EA लिख देना है, क्यों, क्योंकि EA अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है तो एनर्जी निगेटिव लिखी जाएगी, और EA पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसका उल्टा है तो आपको EA निगेटिव लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहां तक, यहां तक हो गए कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आयोनाइज इन द Cl प्लस इफ 1 मोल, आप सीधा सा है कि वो कह रहा है कि Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर Cl बन रहा है, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है या डेल्टा H ये हो जाएगी, देखो एक ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ के ये है, तो आप यहां लिखोगे ना कि EA इनटू 1 मोल 6.023 इनटू 10⁻23, डेल्टा H1 इतना हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इसमें Cl से Cl प्लस कितने बन जाएंगे, ठीक है, कि डेल्टा H2 कितना होगा, तो हम लिखेंगे ये कि इसमें डेल्टा H2 नहीं, मतलब ये होगा कि इसमें कितने क्लोरीन प्लस एटम बन सकते हैं। तो हम यहां पर देखो इस प्रोसेस में इतनी तो एनर्जी रिलीज हो रही है और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम लिखेंगे n इनटू, हमें नहीं पता कि ये कितने एटम्स आयोनाइज हो सकते हैं, बट एक एटम की दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखेंगे EA, तो EA देखो कितना है इसका 3.6, तो आप लिखेंगे 3.6 इंटू 6.023 10⁻23, इतनी एनर्जी निकली, एक एटम को आयोनाइज करने में इतनी एनर्जी लग रही है, तो ये हो जाएंगे Cl प्लस माइनस कितने बन जाएंगे
तो इतनी टोटल एनर्जी है, एक एटम को आयोनाइज्ड होना है Cl से Cl+ में, तो इतनी एनर्जी लग रही है। तो n नंबर ऑफ एटम्स कितने Cl+ बन जाएंगे, तो आप लिखेंगे 3.6 into 6.023 10 to the power 23 upon 13.6। इसको सॉल्व कर लो, ये जो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कि 1.66 into 10 to the power 23, 1.66 into 10 to the power 23 Cl converted into Cl+। ये इसका सॉल्यूशन है। और देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन, ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज भी रखी 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी में कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है किसी भी एक सक्सेसिव एनर्जी के बाद, तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन अब कहां से निकलता है, इनर्ट कोर से। तो इनर्ट कोर के बनने तक कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां देखो 191 578 87, यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां एकदम डिफरेंस आ रहा है। मतलब 191 578 और 872 और यहां है 5962। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रिमूव हुआ, समझ गए ना। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के पहली ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी है, ये है, तो यहां तक 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, चौथा नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अब्रप्ट चेंज आ रहा है, इसका मतलब यहां के बाद अगर ये बने इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इनर्ट कोर से। तो यहां तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे 3। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, समझ गए ना। तो जहां से अब्रप्ट चेंज दिख रहा है उससे पहले तक जितने आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यूज, वो वैल्यूज का मानने मतलब जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखे 1 2 3, तो वही उसकी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। If you are given any atom of X, if the half of the atoms are converted into X plus by delta H, तो ध्यान रखें कि आपको डेल्टा H जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि X से X प्लस कितने हाफ चेंज हो रहे हैं। तो हाफ X के लिए है डेल्टा H, मींस अगर हम ये कहें कि 1/2 X जब ये किस में चेंज हो रहा है, X प्लस में, तो ये है डेल्टा H। तो X जब चेंज होंगे तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी डेल्टा H इंटू कितनी 2। यही आ गया ना कि हम यहां लिख रहे हैं कि यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारे 1 मोल, देखो यहां पर आधा मोल के लिए डेल्टा H लग रही है, तो पर मोल के लिए कैलकुलेट करनी है, तो सीधा है 1 मोल का हाफ मोल के लिए डेल्टा H है, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा डेल्टा H इंटू 2। तो इस एनर्जी का डबल लगेगा, तो X की वो आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल या पर मोल जो भी है, मतलब किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल के लिए कैलकुलेट हो जाए। यहां तक समझ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर चेंज नहीं होती, मींस कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर चेंज नहीं होती। तो बता सकते हो वो क्या होगी, तो वो है वैलेंसी, या हम कहें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में वैलेंसी जो होती है रिमेन सेम ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते। अगर फर्स्ट ग्रुप में अगर NS1 है तो पूरा मेंबर NS1 शो करेगा, मतलब पूरे ग्रुप के ऑल मेंबर्स NS1 शो करेंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से वैलेंसी ग्रुप में चेंज नहीं होगी। अगर हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में वैलेंसीज 2 टाइप से दिखती हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो S ब्लॉक की तो प्लस में होती है, बट P ब्लॉक की माइनस में होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो किसी भी पीरियड में आप देखोगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है वो 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज होगी, समझ गए ना। जैसे यहां देखो NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, LiH बनता है, NH2 है, 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, BeH2 है। थर्ड ग्रुप में चले जाएं तो BH3 बनता है, 3 वैलेंसी। फोर्थ ग्रुप में CH4 जैसे दिख रहा है, NH2 MP2 है, 4 इलेक्ट्रॉन है,
ऐसे यहाँ पर NH2 NP3 5 है, तो फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी पीरियड में मैक्सिमम वैलेंसी कहां तक बढ़ती है, तो 4 तक, डिक्रीज कहां तक होती है, 0 तक। अगर आप यदि आप ऑक्सीजन या फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में लोगे तो वैलेंसी लगातार 1 से लेकर 8 तक बढ़ेगी पीरियड में। मतलब Na2O1 फिर 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, Na2O में 1 है, MgO में 2 है, Al2O3 में 3 प्लस SiO2 में 4 है, Sp2O5 में, SO3 में 6 है, Cl2 7 में। ऐसे अगर आप हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो NaF, ठीक है, MgF2, AlF3, SiF4, PF5, SF6, IF7, इस तरह से 7 तक इस तरह से बढ़ती है, HCF6 भी मिलता है। तो यहाँ इस तरह से हैलोजन में फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, यही एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हायर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनको कोई भी स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाती, बट ये मैक्सिमम स्टेट तक ऑक्सीडाइज्ड कर जाते हैं। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 8 तक बढ़ती है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 4 तक मैक्सिमम होती है। जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही हो सकती है। इस तरह से ये है S और P ब्लॉक की बात। P ब्लॉक में आप देखोगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलती हैं, जैसे कि आप थर्ड ग्रुप में चले जाएं +1 भी मिलती है, +3 भी मिलती है। फोर्थ ग्रुप में चले जाएं +2 +4, जैसे आपने देखा होगा SnCl2 भी होता है, SnCl4 भी होता है, TlCl3 भी होता है, TlI भी होता है। ऐसे फिफ्थ ग्रुप में चले जाओ जैसे कि PF5 भी मिलेगा, PF3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। सिक्स्थ ग्रुप में चले जाओ SF2 भी है, SF4 भी है, SF6 भी है। सेवंथ ग्रुप में चले जाओ IF3 भी है या IF है, IF3, IF5, IF7। ऐसे जीरो ग्रुप में XCF2 भी है, XCF4 भी है, XCF6। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती है। क्वेश्चन आता है कि इनकी वेरिएबल स्टेट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस रीजन से हैं, तो इट इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है, जैसे कि बोरॉन जैसे में। जब दूसरा एक एक्साइटेड होने के बाद दूसरा एक्साइटेड हो जाए तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के कारण है। जैसे कि हम ये कहें कि फिफ्थ ग्रुप में चले जाओ, इससे आप सेवंथ ग्रुप में चले जाए, जो +1 है वो बिना एक्साइटेशन के है, +3 एक एक्साइटेशन, +5 सेकंड एक्साइटेशन, +7 थर्ड एक्साइटेशन। तो इस तरह से ये अपने NS या NP इलेक्ट्रॉन को ND में एक्साइटेड कर देते हैं, जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और इनसे इनकी वैलेंसीज बढ़ती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट होता है कि P ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS और NP टू ND। समझ गए बच्चों कि जो ये P ब्लॉक के तत्व हैं इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती हैं ये इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन के कारण है। S से P में जा सकते हैं, S से D में जा सकते हैं और इस तरह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ाते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें तो ये देखा गया कि P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से 2 कम हो जाती है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए ना कि ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट NH2 इलेक्ट्रॉन सो इनर्टनेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -2। जैसे बोरॉन ग्रुप में 1 मिलेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, थर्ड ए में, फोर्थ ए में 2 मिलती है, फिफ्थ ए में 3 मिलती है, सिक्स्थ ए में 4 मिलती है। ऐसे आप देखोगे ऊपर से नीचे जाने पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम दिखाई दे रही है और उसका रीजन पूछ लिया जाए तो वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव होता है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पर NS इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबल होती है। जैसे कि इसमें +1 स्टेबल होगी तो इसमें +3, तो इसमें +2 कार्बन ग्रुप में, नाइट्रोजन ग्रुप में +3 स्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही आप नीचे चलेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 5 इस तरह से स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये P ब्लॉक की बात हो। अब आता है D ब्लॉक में। D ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इन एलिमेंट्स में आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बढ़ जाती है।
रीजन है n-1d ऑर्बिटल्स और ns ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी का डिफरेंस काफी लिटिल होता है। ऐसे में ns के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शन करने में यूज हो जाते हैं। बट यहां पर ध्यान रखें nd इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते, केवल n-1d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही लिखा है कि d ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ns इलेक्ट्रॉन इन केमिकल कॉम्बिनेशन, यूज्ड इन केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? तो इनमें एक्साइटेशन से होता है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। देखो स्कैंडियम में आपको +3 मिलेगी, टाइटेनियम में 4 तक जाएगी, वैनेडियम में 5, क्रोमियम में 6 और मैग्नीज में 7 तक, क्योंकि D5 और S2 7। फिर लगातार डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने लगते हैं। तो फिर आयरन में +3 +2 मिलती है, कोबाल्ट में जाओगे +3, निकेल में 2+ या 4+, कॉपर में 1 या 2 और जिंक जैसे में जाके +2 स्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस काफी कम है और यही रीजन है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। F ब्लॉक में पूछा जाता है तो F ब्लॉक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स +4 या +2 भी शो करते हैं। रीजन है अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ला रहे होंगे या फिर फुल फिल्ड F कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनॉइड्स में केवल +2 और +4 ही दिखाई देती है +3 के अलावा, लेकिन एक्टिनॉइड्स में चले जाएं तो +3 के अलावा +2 से +7 तक मिलती है। इसका रीजन पूछ लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रिनॉइड एलिमेंट्स में n-2f, n-1d और ns इनकी एनर्जी में काफी कम डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि 5f ऑर्बिटल काफी पेनिट्रेट होता है। ऐसे में उसके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स के ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और यही रीजन है कि एक्टिनॉइड्स ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जबकि लैंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता। लैंथेनॉइड में 4f, 5d और 6s की एनर्जी में काफी लिटिल डिफरेंस, काफी लार्ज डिफरेंस है, जबकि एक्टिनॉइड्स में 5f, 6d और 7s उनकी एनर्जी में काफी कम डिफरेंस है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन बनता रहता है और वैसे भी मैंने ग्रुप बाय ग्रुप अच्छी तरह से पढ़ाया है इन वैलेंसीज के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, वहां जाएं अच्छी तरह से देखें। इसके अलावा बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और भी मिलती हैं। एस ब्लॉक में चले जाए तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह के बनते हैं। नाइट्रोजन में चले जाओ तो नाइट्रोजन के कई कंपाउंड्स में इसी तरह की वैलेंसीज मिलती हैं। तो ये हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप पी ब्लॉक को अच्छी तरह से पढ़ना है तो मेरे जो वीडियोस है उसमें प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पढ़ सकते हो। मैंने टोटल केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक एक चैप्टर बकायदे क्वेश्चन सेट बताए हैं, यहाँ तो मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज और बता दूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखो मेटालिक नेचर की बात की गई हो, ठीक है, मेटालिक नेचर, ठीक है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है मेटालिक नेचर 1/Ea या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ गए ना, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज का एटम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा मेटालिक नेचर। तो ग्रुप में और पीरियड की बात की गई हो, ये है ग्रुप और ये है पीरियड। अगर आपसे कहा गया है मेटालिक नेचर के बारे में बताएं तो ध्यान रखें कि इस तरफ ये इंक्रीज होगा और इस तरफ ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हम ये कहें कि ये है लिथियम, ठीक है, ये है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ये किस में चल रहे हैं आप, पीरियड में। तो पीरियड में ये तो मेटल है, फिर ये क्या है, नॉन मेटल हो गए। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो ये दो नॉन मेटल है, ठीक है, ये मेटेलॉइड है, तो ये फिर क्या है, मेटल। तो ये किसकी बात है, ग्रुप में। तो किसी भी ग्रुप में मेटालिक नेचर ऊपर से नीचे बढ़ेगा, पीरियड में डिक्रीज होगा। समझ गए ना? इस तरह से ये मेनली दिखता है आपको कहां पर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में टोटल मेटल्स हैं, उनका मेटालिक नेचर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे एक सीरीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी सीरीज में, तो बढ़ता जाएगा मेटालिक नेचर। और नॉन मेटालिक नेचर की बात की गई हो
ओके, तो बिल्कुल जस्ट उल्टा, जितना ज्यादा, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहां पर सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना था ये, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा, मेटालिक नेचर उतना कम। बिल्कुल उल्टा याद रखना है। नॉन मेटालिक नेचर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस ये दोनों अगर ज्यादा है तो नॉन मेटालिक नेचर, ये दोनों ज्यादा है तो मेटालिक नेचर कम। मींस अगर हम एक ग्रुप की बात करें कि यहाँ पर आपका ग्रुप है और यहाँ पीरियड, तो यहाँ पर आप मेटालिक सॉरी नॉन मेटालिक नेचर की बात करते हैं। कौन सा नेचर? नॉन मेटालिक नेचर। तो नीचे की तरफ ये डिक्रीज होगा और इस तरफ ग्रुप में चलोगे तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ गए ना? ग्रुप में नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, पीरियड में इंक्रीज होता है, जबकि उल्टा इसका याद रखना है मेटालिक नेचर। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा और पीरियड में डिक्रीज होगा। जैसे यहां देखो आप, अगर आप ऐसे चलते हैं कि यहां पर अगर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये मेटल है, ठीक है, और ये क्या है? नॉन मेटल। तो आप देख रहे हैं कि ये पीरियड है, तो पीरियड में नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, ये नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल। ये क्या है? मेटेलॉइड, केवल ये क्या है? मेटेलॉइड, जबकि ये क्या है? मेटल। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा। पीरियड में चलोगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा और मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किसी भी ग्रुप में और पीरियड में कि मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर किस तरह से चेंज होते हैं। और देखो आप रिड्यूसिंग नेचर कंपाउंड में और एलिमेंट्स में, तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर अगर आपसे पूछा गया है तो रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेटालिक नेचर, याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात की गई हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉन मेटालिक नेचर। अगर आप ग्रुप में चले, ये है ग्रुप और ये है पीरियड, अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात की गई है, समझ गए ना, तो ऊपर से नीचे चलोगे तो इंक्रीज होगा और यहां पर जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलोगे तो ये डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम ये कहें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप देखोगे ये रिड्यूसर है और ये ऑक्सीडाइजर है। ओके, ऐसे ही अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, जबकि ये क्या है? रिड्यूसर। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, पीरियड में चलोगे तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा पीरियड में। तो इस तरह से अगर आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर अच्छी तरह से पता है तो रिड्यूसिंग मेटल में Rn, ठीक है, ON, ऐसे याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, बेसिक नेचर के बारे में, आयोनिक नेचर। आयोनिक नेचर, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स ये है। तो आयोनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक नेचर। समझ गए बच्चों कि जो कंपाउंड में आयोनिक नेचर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मेटालिक नेचर। और जो कोवैलेंट नेचर है, ओके, तो कोवैलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक नेचर। इतना सा ध्यान रखना। जैसे हम ये कहें कि NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है, SiCl4, PCl5, SF6, IF7, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी यहां पर ये तो बिल्कुल कोवैलेंट कंपाउंड है और यहां पर इसमें लगभग दोनों नेचर होते हैं, कोवैलेंट भी और आयोनिक नेचर। तो क्यों? क्योंकि आयोनिक नेचर मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेटालिक नेचर के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनमें आयोनिक नेचर है। ये जो है नॉन मेटालिक नेचर के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके कंपाउंड्स में क्या है बच्चों? कोवैलेंट नेचर। तो इस तरह से आपको कोवैलेंट नेचर, आयोनिक नेचर देखना है कंपाउंड्स के। ओके, इसी तरह से पूछा जाता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक नेचर। ओके,
नॉन मेटालिक नेचर अगर ज्यादा है एलिमेंट में तो उसके ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर। और अगर आपसे बेसिक नेचर की बात की गई है, बेसिक नेचर है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, अगर इनकी बात की गई है तो आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक नेचर। ओके, कि अगर कोई भी एलिमेंट नॉन मेटालिक नेचर का है तो उसके चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, उनमें एसिडिक नेचर अम्लीय गुण ज्यादा दिखेगा, और मेटालिक नेचर में आपको क्या दिखेगा, बेसिक नेचर। आप अच्छी तरह से अभी आप इससे पहले भी बता चुका हूं, कैसे देखोगे आप, जैसे यहां पर है Na2O या NaOH, ऐसे ही MgO MgOH होल ट्वाइस, Al2O3 या AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, SiO2 या SiOH का होल 4, यहां पर आता है P2O5 या H3PO4, ठीक है, SO3 या H2SO4, और यहां पर चले जाएं Cl2O7 या HClO4। आप इनमें देखोगे OH ग्रुप दिखता है, यहां पर भी OHCl से है, यहां पर भी OH E से है, यहां पर भी OH Si के साथ, यहां पर भी AOH है, यहां पर भी MgOH है, यहां पर NaOH है। तो आप देखोगे ये बेसिक नेचर के हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, मेटालिक नेचर। ये कैसा है, एम्फोटेरिक, ये वीक एसिडिक है, ये क्या है, वीक एसिडिक, और ये चले जाओगे आप तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। क्यों, क्योंकि आप यहां देखोगे टोटली नॉन मेटालिक नेचर है, यहां कुछ एम्फोटेरिक नेचर आ जाता है, यहां वीक मेटालिक नेचर है, यहां स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर है। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात ध्यान से देखें तो अगर आयोनिक नेचर या हम कहें एसिडिक नेचर, कोवेलेंट नेचर, इनकी बात की गई हो तो आप समझें, ठीक है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉन मेटालिक नेचर और बेसिक नेचर मेटालिक नेचर। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं, और वैसे भी हमने हर एक पीरियड हर एक ग्रुप में एक एक करके पढ़ा है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आप चलोगे लेफ्ट टू राइट मतलब सीरीज में, तो आप देखोगे उनमें एसिडिक नेचर कम, सॉरी बेसिक नेचर कम और एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटी तो फाजान समूह से बना हुआ कैटायन की पॉलीमराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे ही आपसे पूछ लिया गया हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स कुछ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक नेचर ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा आयोनिक नेचर होगा कंपाउंड में, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये सब ज्यादा होंगे। देखो कैसे, जैसे ये है NaCl, ये है MgCl2, ये है AlCl3, ये है SiCl4, ये है BCl5, SF6, IF7। आप देखोगे कि यहां पर ये आयोनिक कंपाउंड है, ये कैसे हैं, आयोनिक नेचर के, ये कैसे हैं, कोवेलेंट। तो आपसे कहा जाए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इस तरह से होगा, समझ गए ना। तो जितना ज्यादा आयोनिक नेचर कंपाउंड में होंगे, कंपाउंड उतने ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये सब रखते हैं, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइड्राइड्स में खूब बनते हैं क्वेश्चन। अगर हम हाइड्राइड्स की एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो एसिडिटी है, ये जो है इनकी एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड, ये इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड और अप टू डाउन इन ग्रुप। ध्यान रखें, मतलब जैसे CH4, NH3, H2O और HF हम पीरियड में चल रहे हैं, तो ये एसिडिटी इस तरह से इंक्रीज होगी। ग्रुप की बात की गई हो जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो अगर आप हाइड्रो एसिड्स हैं तो ये इनकी एसिडिटी की बात है, यहां कहां पर है, ग्रुप में। तो जितनी ज्यादा एसिडिटी, मतलब जितना ज्यादा उसमें कोवेलेंट नेचर, या कहें कि यहां देखो
एसिडिटी पीरियड में बात की गई हो तो आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ग्रुप में बात की गई हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब अगर आपको पीरियड में पूछा गया है तो पीरियड में जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक नेचर, और अगर आपसे ग्रुप में पूछी गई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट नेचर। समझ गए ना? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना डिस्पर्स करेगा और एसिडिटी को बढ़ा देगा। अगर हम पीरियड में बात करें तो जितना छोटा एनाइन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, और यही रीजन है कि पीरियड में हाइड्रो एसिड्स की एसिडिटी इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप में हाइड्रो एसिड की एसिडिटी भी इंक्रीज होती है, बट यहां पर आयनिक नेचर बढ़ने से, यहां कोवैलेंट नेचर से। यहां पर छोटा से छोटा एनाइन जो है जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एनाइन को स्टेबल बनाता है, और यहाँ बड़े से बड़ा एनाइन नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके फैलाकर और एनाइन को स्टेबल बनाता है। यही रीजन है कि पीरियड में और ग्रुप में इस तरह से एसिडिटी में चेंजेस दिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इसकी डिटेल मैंने पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से पढ़ाई है, ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ाए हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ाए हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये था हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक शॉर्ट मैटर, जिसमें मैंने सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से बता दी आपको। आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह 2-3 बार देखेंगे तो छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लेंगे केमिकल बॉन्डिंग को सॉल्व। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।